नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 3 बजे 3 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। आज बुलेटिन में कौन कौन सी 3 बड़ी खबरें होने वाली है दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। देखिए, पहली खबर, सत्र से पहले किस तरह से घमासान मचा हुआ है और एसआईआर से विपक्ष कैसे परेशान है। हालांकि इस एसआईआर को लेकर एक फौरी राहत जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। 7 दिन का वक्त और बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या वाकई विपक्ष के लिए राहत है ये जो तिथि आगे बढ़ाई गई है? करेंगे आगे इस पर विस्तार से चर्चा। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 दिसंबर से ये बदलाव होंगे और इसका आम आदमी की जेब पर कितना असर होगा, कौन कौन से बदलाव होंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको इस बुलेटिन में बताएंगे कि ये कौन से 6 बड़े बदलाव जो 1 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। तीसरी खबर आपको बताएंगे हरियाणा के झज्जर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा दौरे पर। सीएम ने बाबा पालनाथ की मूर्ति की स्थापना की है। क्या कुछ उनका खास कार्यक्रम रहा है, इस खबर पर विस्तार से करेंगे चर्चा कि आज जब हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ तो सुरक्षा के क्या इंतजाम रहे और इस दौरे के पीछे का मतलब क्या है। तो आज की ये 3 बड़ी खबरें जो इस बुलेटिन में आप तक रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। कल से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस बोली लोकतंत्र और संसदीय परंपरा को खत्म करने की कोशिश। एसआईआर और बीएलओ की मौत का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। चुनाव आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा। अब 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक जमा हो सकते हैं एसआईआर के फॉर्म। दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ में रफ्तार का कहर बेकाबू। मर्सिडीज ने 3 लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल, हिरासत में ड्राइवर। हेडलाइन के बाद शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले शीतकालीन सत्र को लेकर आपको बता देते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र कल यानी 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र से ठीक एक दिन पहले रणनीतिक बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सभी दलों के नेताओं की मौजूदगी थी। 2 घंटों तक मंथन किया गया और सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ नेताओं ने कहा कि वो एसआईआर पर संसद में हंगामा करेंगे और मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं। संसद सबकी है, देश की है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक के बाद थोड़ी देर में लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी अलग अलग बैठक करेगी, जिसमें सत्र के कैलेंडर और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर मोड में है। कल सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में यह बैठक होगी। इस सत्र की रणनीति तय की जाएगी। वहीं सत्र के दौरान 14 संभावित विधेयकों को पेश भी किया जाना है। इनमें कई आर्थिक सुधारों से जुड़े बड़े बिल होंगे और मणिपुर में लागू ऑर्डिनेंस को बदलने वाला बिल भी शामिल किया गया है। तो सत्र से पहले घमासान आज भी देखने को मिला। सर्वदलीय बैठक हुई तो इसमें यह देखा गया कि विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार को सदन में घेर सकता है। हालांकि किरण रिजिजू की तरफ से पहले यह कहा गया, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम सबकी बातें सुनेंगे। संसद सबकी है, देश सबका है, तो सभी की बातें हम सुनेंगे। सकारात्मक तौर पर अपनी बातों को सभी दल रखे। तो सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। 2 घंटे तक मंथन किया गया। हालांकि सर्वदलीय बैठक से यह निकलकर सामने आया कि इस वक्त देश में जो एसआईआर का मुद्दा है, इस पर विपक्ष की नाराजगी ये सदन में देखने को मिलेगी। इस बार 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये संसद का सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र है, छोटा ये सत्र इस बार बुलाया गया जिसमें कई अहम विधेयकों को पारित किया जाना है और सत्र से पहले बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। सत्र के दौरान 14 संभावित विधेयक पेश किए जाने हैं और सरकार की तरफ से आज भी ये कहा गया कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी का सहयोग बहुत अहम है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सकारात्मक तौर पर सभी अपनी बातों को रखें। संसद में सुचारू रूप से संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए सभी अपना सहयोग दें और इस वक्त एसआईआर को लेकर देश में जो घमासान मचा हुआ है उसकी एक वानगी आज भी जब सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, 2 घंटे तक मंथन किया गया, उसमें भी ये मुद्दा उठकर सामने आया कि एसआईआर और बीएलओ का जो मौत का मामला है इसको लेकर विपक्ष नाराज है और विपक्ष सदन में अपनी बात इस मुद्दे पर करेगा।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें देखिए हम पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हम गतिरोध को दूसरे तरीके में हम नहीं ले जाना चाहते। मेरा फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, SIR भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि SIR को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। मैंने सुबह भी कहा है ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। अगर SIR पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था, समय बढ़ाया है 1 हफ्ते, तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम साल 1.5 साल लगेगा, लंबा समय देना चाहिए अगर चाहते हैं कि वोटिंग राइट जिनका है उनको मिले। तो विपक्ष को भी सुना, सरकार को भी आपने सुना। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सकारात्मक सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही को चलाने का सहयोग दे, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है कि जो समय सीमा है चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ा दी गई SIR को लेकर, ये ज्यादा समय सीमा तो बढ़ाई नहीं गई है। फिलहाल इस वक्त अभिषेक इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कल से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन जो नाराजगी और जो हम हंगामे की आशंका जाहिर कर रहे हैं वो आशंका तो आज भी देखने को मिली। जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी विपक्ष नाराजगी अपनी पेश करता हुआ दिखाई दिया। चीजों को लेकर के एक रणनीति तैयार कर रही है, ऐसे में उनके पास कई सारे वो तमाम चीज़ों को लेकर के एक रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में उनके पास कई सारे ऐसे मुद्दे जो हैं मुद्दे हैं उनके पास जो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। ऐसे में जो आज SIR का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के मुद्दा हो, चाहे वो हरियाणा कर्नाटक में वोट चोरी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे चीज़ें जो हैं इसको लेकर के जो विपक्षी जो दल जो है वो कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आएगी। हालांकि आज भी आपने देखा जब सर्वदलीय बैठक हुई तो कई सारे ऐसे बातें जो है सामने रखी गई, लेकिन जब किरण रिजिजू ने जब बयान दिया, उन्होंने बात कही तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग हर एक बातों को समझेंगे और सुनेंगे भी। लेकिन ये चीज आप लोगों से अपील किया करता हूं कि आने वाले वक्त में जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट होगा 1 तारीख को, तो पहले हमारे बातों को समझा जाए, उसके बाद ही आगे की प्रतिक्रिया दी जाए। ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार इस चीज़ को लेकर कह रहा है कि सरकार जो है इस चीज़ को लेकर कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करेगा जो हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ में सम्मिलित हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई जगहों पर जहाँ भी बीजेपी की सरकार जो बनी है ये वोट चोरी करके बने। इससे पहले भी आपने देखा है किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें तमाम जगहों को लेकर के बातचीत की थी, उन्होंने कई सारे आंकड़े भी दिखाए थे, उन्होंने हाइड्रोजन बम भी छोड़ा था। तो आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जो है लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में जब 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जब ये शीतकालीन सत्र जब चलेगा तो उस वक्त देखना होगा कि विपक्ष जो है वो किन किन मुद्दों पर सवाल खड़ा करता है और संसद सत्र जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चलता है या हंगामों में रहता है। बिल्कुल अभिषेक, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन इस बीच हम वो संभावित विधेयक भी दिखा दें अपने दर्शकों को कि कौन कौन से वो 14 संभावित विधेयक है जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन्हीं इंपॉर्टेंट विधेयकों में से कुछ ऐसे विधेयक हैं वो पारित किए जाएंगे। तो एक बार वो ग्राफिक्स भी दिखाइए पैनल की, किस तरह से ये जो 14 विधेयक हैं इनको लेकर ही सत्र में आज चर्चा की जानी है। जन विश्वास प्रावधान का संशोधन विधेयक 2025 है, इसे सदन के पटल पर रखा जाना है। इसके अलावा अगला विधेयक है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन है, ये 2025 का विधेयक है, इस पर भी सदन के पटल पर इस विधेयक को रखा जाना है। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2025 एक ऑर्डिनेंस की जगह ये लेगा, ये विधेयक सदन के पटल पर रखा जाना है। निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक 2025, तो ये वो संभावित विधेयक है, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे विधेयक जो पारित किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, सड़कों को लेकर इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाना है क्योंकि कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर क्या विधेयक आना चाहिए, इस पर चर्चा की जाएगी। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 इस बार
शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को भी लगाया गया है। कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025। तो 14 ये संभावित विधेयक बताए जा रहे हैं। संभावित विधेयक का मतलब ये हो सकते हैं विधेयक जो कि पारित किए जाए, या तो इनमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाए या कुछ अलग विधेयक जो हैं वो भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक SMC ये विधेयक है 2025 का विधेयक, इसे भी सदन के पटल पर रखा जाना है। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 जो कि इस बार शीतकालीन सत्र में रखा जा सकता है। कई विधेयकें हैं यहाँ पर अभिषेक हम देख रहे हैं, लेकिन 19 दिन का ये सत्र चलेगा। इसमें कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई है क्या कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विधेयक जो कि सदन के पटल पर रखे ही जाने हैं, इनको पारित किया ही जाना है? बिल्कुल नीतू, देखिए इससे पहले भी कई सारे विधेयक जो हैं वो साफ तौर पे ये पारित किए जाने थे, जो हालांकि जो अभी मेरे हिसाब जो मेरे नॉलेज में जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा को भी लेकर के भी था। इससे पहले जो कई सारे विधेयक 2025 वाला जो विधेयक है वो भी पटल पे साबित होने हैं। तो ऐसे में हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी फिलहाल जो बना हुआ है वो SIR को लेकर के है, क्योंकि किरण रिजिजू ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो हम लोगों ने जो विधेयक बनाए हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण में जो है वो SIR को भी लेकर के है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर के लगातार हमला भी कर रही है। लेकिन इस चीज को लेकर के हम लोग बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे। जब ये बातचीत होगी तो वो निर्णय लिया जाएगा कि SIR में, क्योंकि 7 दिनों का जो प्रक्रिया जो है वो अभी बढ़ा दिया गया है, तो इसको भी लेकर के हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर के बात भी आगे खड़ी कर सकती है और हंगामा भी कर सकती है। लेकिन उनके तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो प्रक्रिया जो दिया गया है 7 दिनों का, ये और भी बढ़ाना चाहिए था और भी इसके समय देने चाहिए थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी नीतू की 1 से 19 दिसंबर तक जब ये संसद सत्र, जब शीतकालीन सत्र जब चलेगा, तो उस वक्त में जो विधेयक जो आएंगे वो किस तरीके से चलता है, या वो विधेयक वो टेबल पे ही रह जाएगा, या जो जमीनी मुद्दे जो हैं, जो जनता की जो परेशानियां जो हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते आते हैं कि जब संसद सत्र जब चलता है तो जनता का मुद्दा जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्ष इसको करने नहीं देता। लेकिन अब जो है वो देखने वाली बात होगी कि कल जब स्टार्ट होता है तो वो हंगामे से स्टार्ट होता है या शांतिपूर्वक तरीके से चलता है। अभिषेक, आज जब सर्वदलीय बैठक हुई, ये बैठक खत्म हो गई, 2 घंटे की मीटिंग हुई है, उसके बाद एक बिजनेस ऑर्डिनेंस की मीटिंग भी है, उसको लेकर क्या अपडेट इस वक्त? देखिए 4 बजे का ये बिजनेस ऑर्डिनेंस मीटिंग की बताया जा रहा है, जिसमें दोनों दलों के नेता जो हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे वहां पर, और जो आने वाले वक्त में किस तरीके से ये प्रक्रिया पूरा होना है और कौन कौन से जो बात है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में जिस तरीके से टकरार जो चल रहे हैं, हो सकता है कि इस चीज को भी लेकर के बातचीत की जाए कि जो हमारे पास जो मुद्दे जो हैं उसको कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत की जाए और आने वाले वक्त में 1 तारीख को इस चीज को पटल पर रखा जाए। तो 4 बजे का समय है, 4 बजे के बाद ही नीतू पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो ऑर्डिनेंस जो है वो किस तरीके से चलने वाला है और 1 से 19 के बीच में किस तरीके से सभी जो विधेयक जो है वो किस तरीके से पास होंगे। बिल्कुल, इससे पहले जो मानसून सत्र देखा गया था अभिषेक, उस मानसून सत्र में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, सड़कों पर विपक्ष नजर आ रहा था, और अब इस वक्त SIR का मामला है, ये किस तरह से सदन में गूंजता हुआ दिखाई देगा, कल का इंतजार करना होगा। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। फिलहाल अभिषेक बने रहिएगा, आएंगे एक बार फिर से आपके पास, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आज सर्वदलीय बैठक हुई है और 2 घंटे तक ये बैठक चली, और इस बैठक के बाद निष्कर्ष ये निकला कि सभी अपना सहयोग दें, सकारात्मक तौर पर इस सत्र को चलाने में अपनी भागीदारी निभाएं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कल से 1 दिसंबर की शुरुआत होने जा रही है और इसका आगाज कई बड़े बदलाव के साथ होगा। इन बदलाव का असर सीधे घर की रसोई से लेकर
पेंशनर्स तक को देखने को मिल सकता है, जहां एक और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करके नए रेट्स जारी होंगे, तो वहीं हवाई ईंधन के दाम भी बदल सकते हैं। दूसरा बदलाव एटीएफ की कीमतों में देखने को मिलेगा। तीसरा बदलाव यूपीएस की डेडलाइन में भी देखने को मिलेगा, जो सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल इनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन बीते 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे आज लास्ट डेट के तौर पर देखा जा रहा है। चौथा बदलाव ये कि सीनियर सिटीजन की पेंशन जो है वो बदले जाएगी। दरअसल पेंशन को लगातार जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का आज आखिरी मौका है। पांचवा बदलाव टैक्स से जुड़े नियमों का है। दरअसल अगर अक्टूबर महीने में आपकी टीडीएस कटौती हुई है, तो फिर सेक्शन 194 1A, 194 IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करने का आखिरी मौका है। 1 दिसंबर के बाद ये काम नहीं हो सकेगा। छठा बदलाव ये कि बैंकों में बम्पर हॉलिडे है। बताया जा रहा है कि 14 दिन बैंक में छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर आपका बैंक संबंधित कोई भी काम है, तो जाने से पहले आप देख ले कि किस किस तारीख को बैंक हॉलिडे है, नहीं तो आपका पूरा दिन बर्बाद चला जाएगा और आपका बैंक का काम जो है वो अटका रह जाएगा। हालांकि इस सब के बीच जो नेट बैंकिंग है वो सर्विस शुरू रहेगी। क्या क्या बदलाव होने जा रहा है 1 दिसंबर से बताते हैं आपको। 1 दिसंबर से देश में लागू होने जा रहे हैं 6 बड़े बदलाव, जिसमें एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी होंगी। हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में बदलाव होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। सीनियर सिटीजन की पेंशन के मामलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन खत्म होगी। टैक्स पेयर्स के स्टेटमेंट जमा करने की डेडलाइन भी खत्म होगी। दिसंबर महीने में कुल 17 दिन बैंक में छुट्टियां रहने वाली हैं। तो ये वो तमाम बदलाव होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। इसीलिए माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही साथ आधार कार्ड को लेकर भी खबर मिल रही है कि इसका लुक अब चेंज हो जाएगा। अभी तक आप आधार कार्ड में अपना नाम पता देख पाते थे, अपने परिवार का नाम देखते थे, एड्रेस रहता था, लेकिन अब क्यूआर कोड आपको नजर आएगा। तो लुक चेंज आधार कार्ड का किया जा रहा है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद यही सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है कि सुरक्षा के मामलों को लेकर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आधार कार्ड के लुक को चेंज करने का फैसला UIDAI की तरफ से लिया गया है। तो एक ये भी बदलाव कल से हो सकता है कि देखने को मिले। लेकिन कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 1 दिसंबर से देश में लागू होने जा रहे हैं ये 6 बड़े बदलाव। सीनियर सिटीजन की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जो समय सीमा है वो खत्म हो जाएगी। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो बड़े बदलाव कल से लागू होने जा रहे हैं, इन बदलावों को विस्तार से आसान शब्दों में समझाइएगा। बिल्कुल नीतू, देखिए जिस तरीके से जो सीनियर सिटीजन जो हैं उनको जो बराबर जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन जो होता है उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, क्योंकि साल के अंत में ये सर्टिफिकेट देना होता है और उनका जो दिनचर्या जो है वो आने वाले वक्त में पूरा सुचारू रूप से चलता रहे, इसको लेकर के सरकार की तरफ से एक सहायता राशि भी इसको कहा जा सकता है। ऐसे में जिस तरीके से सरकार जो इम्प्लीमेंट जो किए जा रहे हैं वो 1 सितंबर से इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो एक बड़ी राहत भी हो। क्योंकि लोग जो है ये कहते हैं कि जो सरकार जब जो इंसान रिटायर कर गया है तो उसकी डेथ होने के बाद जो सरकार अब उसको पेंशन नहीं देती है। तो ऐसे में लगातार तो लोगों का ये भी कहना है कि उनको देने चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। इसी को भी लेकर बड़ा स्टेप भी है। साथ ही साथ गैस की बात करूं कि जो घरेलू गैस जो है, जो महिलाएं जो है जिसको लेकर काफी सारा परेशानियां भी होती हैं, घरेलू गैस के दाम जो है बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको कहीं ना कहीं महिलाओं को इस चीज को लेकर के सोचना होगा। आने वाले वक्त हो सकता है कि गैस की जो दाम जो है वो बढ़ जाए, तो आने और जो घर में जो परेशानियां है वो भी और भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा दिक्कत तो है। साथ ही साथ कई ऐसी जो इम्प्लीमेंट जो है वो किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किए जा रहे हैं, वो आने वाले वक्त में सरकार पे भी इसको लेकर खासा असर पड़ सकता है।
बिल्कुल, और बैंक हॉलीडे भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 या 17 दिन बंद होने वाले हैं, जिसमें 4 संडे हो गया, सेकंड सैटरडे और 4 सैटरडे होगा। इसके अलावा कोई बड़ा ऐसा हॉलीडे देखने को मिलेगा जिसमें 25 दिसंबर भी है, उस दिन भी बैंक हॉलीडे रहने वाला है। कोई और ऐसी छुट्टियां जो लोगों को इस वक्त देखनी है और उस दिन अगर उनका काम है तो उससे पहले ही वो निपटा ले या तो उस दिन के बाद निपटाए? अब बिल्कुल देखिए, जो बैंक हॉलीडे तो जिस तरीके से सुचारू रूप से चलता है, लेकिन 25 तारीख को जिस तरीके से हॉलीडे जो मिलता है, ऐसे में कई सारे त्योहार भी हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि हॉलीडे मिल जाए। उसमें भी जो कामकाज जो है, जो पूजा वगैरह जो है, वो पूरा सारे रूप से चल सके। तो ऐसे में इस पे जिस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो जो एम्प्लॉय जो है, जो लोग जो है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा अच्छा खासा सौगात एक तरह से कह सकते हैं कि सौगात उनको मिलेगा। और आने वाले ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कल से ये बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। आगे बढ़ेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के झज्जर जिले के कबलाना गांव स्थित बाबा पालनाथ आश्रम पहुंचे, जहां सीएम ने भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम हेलीकॉप्टर से सीधे आश्रम परिसर में पहुंचे और पवित्र धूनी पर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में देश विदेश से सैकड़ों साधु संत मौजूद रहे और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की रस्में संपन्न हुई। योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का आह्वान किया। स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हरियाणा के झज्जर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल हुए, सीएम ने बाबा पालनाथ की मूर्ति की स्थापना की। भंडारा कार्यक्रम नाथ संप्रदाय की परंपरा में अपने इष्ट को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर तो हमें प्रदान करता ही है, आपसी मिलन का भी एक अवसर प्रदान करता है। और आपने हरियाणा में भी प्रयागराज महाकुंभ की याद का स्मरण करवा दिया है। क्या भव्य और दिव्य कुंभ था, महाकुंभ था, और वही दिव्य और भव्य महाकुंभ का दर्शन आज हमें कबलाना गांव में भी झज्जर में हो रहा है। यानी आपस में मिलने का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का, नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों सिद्धों की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार करने का, योग और ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ बनकर के स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए जानने का। आपके सामने मंच पर बैठे हुए जितने भी योगेश्वर हैं, सामने बैठे हुए जितने भी योगेश्वर हैं, एकांत में वास करने वाला इनमें ज्यादातर है, जिनकी एकांतिक साधना यदा कदा उन्हें कई सार्वजनिक मंचों पर ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाती है, अन्यथा अपने आश्रमों में अपनी एकांतिक साधना में वे लीन रहते हैं। लेकिन आज इस भंडारा कार्यक्रम में भी वे भी उपस्थित हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।